नमस्कार। पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपातकाल का मुद्दा गर्म है और ये चर्चा थोड़ी और तेज हो गई जब आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्ताजी होसबोले उन्होंने जब ये विषय उठाया कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए दो शब्द आपातकाल की याद दिलाते हैं और वो दो शब्द हैं सेकुलर और समाजवाद। आज इस विषय की पड़ताल करेंगे, थोड़ा गहराई से इसे समझेंगे। भारत का संविधान केवल कानून की किताब नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वतंत्र चेतना का एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट या कहिए संहिताबद्ध दस्तावेज है। किंतु क्या होगा जब इस संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना में राजनीतिक कारणों से हस्तक्षेप किया जाए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 1976 की, उस वर्ष की जब देश आपातकाल के अंधेरे में था। ये बात है संविधान के 42वें संविधान संशोधन की। इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान यानी 11 नवंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन पारित कराया। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और सेकुलर। ध्यान दीजिए कि ये मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठा है। जब इस देश का संविधान आकार ले रहा था उस समय भी कुछ ऐसी बहस छिड़ी थी और ये विचार बार बार खारिज किया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। संविधान सभा के जो सदस्य थे केटी शाह, उन्होंने 3 बार 15 नवंबर, 25 नवंबर और 3 दिसंबर 1948 को सेकुलर शब्द को इस संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हर बार इसे सदन ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि जिस बात को संविधान सभा अस्वीकार कर चुकी थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल में उसी शब्द को इस संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने का काम किया। एक और बात ध्यान देने वाली है, इंदिरा गांधी ने जो भी किया, केटी शाह ने जो भी प्रस्ताव रखे, खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू से इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने का विरोध करते थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि संविधान सभा ने जानबूझकर जिन शब्दों को शामिल नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने एक जिद पकड़ते हुए आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में वो शब्द जोड़े। इस विषय में बात करते हुए संविधान के अनुच्छेद 368 और संशोधन की सीमाओं को जानना भी आवश्यक है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति भी देता है और उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस को भी डिफाइन करता है। लेकिन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था, उसमें कहा कि संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। इस पर परिवर्तन करना मूल ढांचे से छेड़छाड़ करना है। एक गंभीर प्रश्न इस प्रक्रिया की वैधता का भी है। 42वां संशोधन अधिनायकवादी तरीके से यानी तानाशाही तरीके से पारित किया गया था। विपक्ष सदन से एक तरह से अनुपस्थित था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आधी रात को हस्ताक्षर कराए गए, यानी कि मंत्रिमंडल की सामूहिक सहमति, किसी चीज पर चर्चा करने तक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, कोई काम नहीं किया गया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन था। एक और बात है, वो है न्यायपालिका की आलोचना और वैधानिक स्वीकृति के अभाव की। हाल ही में उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। भारत के विषय में ये मुद्दा बार बार उठेगा भी और ये संकेत बार बार आते रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर देश में एक बड़ी बेचैनी है, एक विमर्श की आवश्यकता है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और सेकुलर शब्द जो है उसकी परिभाषा संकीर्ण है। ये संकीर्ण परिभाषा भारत की विशाल आत्मा को क्षति पहुंचाती है, सिंगल ट्रैक पर लेकर जाती है, उसकी विविधता को भी चुनौती देती है। सेकुलरिज्म की जो स्थापित परिभाषा है ये उससे थोड़ी उलट बात है। ये कहना होगा कि भारत एक आध्यात्मिक लोकतंत्र है, ना कि पश्चिमी शैली का कोई सेकुलर स्टेट।
भारत में मौलिक अधिकार पहले से मौजूद थे। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 27 पहले से हैं और ये ऐसे बिंदु हैं जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव से मना करते हैं। इसलिए सेकुलर शब्द जोड़ना नागरिकों को कोई नई सुरक्षा या गारंटी नहीं देता, ये केवल राजनीतिक प्रतीकात्मकता को बढ़ाता है। न्यायिक शक्तियों के छीजन से जुड़ा हुआ सवाल भी इसके साथ ही है। 42वें संशोधन ने न्यायिक समीक्षा को निष्क्रिय किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां घटाई, संविधान को संसद की दासता में बदलने की कोशिश की गई। यह स्पष्ट रूप से आपातकालीन तानाशाही की विधायी अभिव्यक्ति थी। अब जरा इस विषय में कांग्रेस की भूमिका और राजनीतिक संदर्भों को भी समझ लेते हैं। बात करते हैं उस राजनीतिक दल की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थी, पूरे संशोधन और आपातकाल की मुख्य दोषी रही। उस समय कांग्रेस को हिंदू वोट बैंक बंटता दिख रहा था, जबकि मुस्लिम वोट एकमुश्त चाहिए थे। इसलिए इस वोट बैंक को संगठित रखने की आवश्यकता को देखते हुए सेकुलर शब्द का पत्ता फेंका गया और ये कोई वैचारिक निर्णय नहीं था, बल्कि राजनीतिक गणित का एक समीकरण था। समाजवादी शब्द जोड़ने के पीछे भी इसी तरह की वोट आधारित राजनीति थी। अपनी राजनीति को एक कलेवर देने की बात, गरीबों की सहानुभूति पाने के प्रयास के तौर पर। इस विषय में राहुल गांधी की एक स्वीकारोक्ति को भी देखना चाहिए। वर्षों बाद राहुल गांधी ने खुद कहा था कि आपातकाल उनकी दादी की एक गंभीर गलती थी। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि आपातकाल गलती थी तो उस दौर में किए गए संवैधानिक संशोधन भी उसी गलती की उपज हैं। क्या कांग्रेस आज उन गलतियों को सुधारने की राजनीतिक ईमानदारी या निष्पक्षता दिखा रही है? इस दोहरी नीति के विरोधाभास को समझना चाहिए। कांग्रेस आज संवैधानिक मूल्यों की बात करती है, लेकिन उन्हीं मूल्यों को अपने ही इतिहास में उसने कुचला है। जो पार्टी संविधान सभा के निर्णयों को किनारे करके आधी रात में संविधान बदल दे, वो आज संविधान रक्षक बनने का नैतिक अधिकार कैसे रख सकती है? मुद्दा यह है कि यदि राहुल गांधी और कांग्रेस इस संशोधन को गलत निर्णय मानते हैं, आपातकाल को गलत मानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो संसद में इस संशोधन की समीक्षा की मांग करें। और ये मांग कांग्रेस की ओर से ही उठनी चाहिए कि सेकुलर और समाजवादी शब्द आपातकाल की देन है, जो उनकी दादी की हुई भूल है। इन शब्दों को हटाने की पहल कांग्रेस को ही करनी होगी। ये केवल आलोचना की बात नहीं है, संस्थागत सुधार की पहल ही सच्ची जिम्मेदारी है। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। प्रश्न ये भी है कि क्या अब आत्मसमीक्षा का समय नहीं है? संविधान की आत्मा को केवल शब्दों से नहीं, नियत और प्रक्रिया की शुद्धता से सुरक्षित रखा जा सकता है। आपातकाल एक राजनीतिक अपराध था और प्रस्तावना में छेड़छाड़ उसका वैधानिक संस्करण है। अब जब इस ऐतिहासिक भूल को खुद कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस विषय पर एक नया विमर्श तैयार करें। राजनीतिक दल में अपने भीतर भी और अपने साथियों के साथ भी एक मत बनाएं, एक नया संकल्प लें, नया साहस दिखाएं। संविधान की आत्मा को लौटाना भारत की आत्मा को लौटाना है और इससे छेड़छाड़ करने वालों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। लाते रहेंगे इसी तरह के और विषय, करते रहेंगे चर्चा। पांचजन्य से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।